कि एग्रीकल्चर जैसे जो रेड लाइन है उसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया जाए, सेकंड स्टेज पे जब सेकंड ट्रांच का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करे तो वहां पे जाता हुआ दिखे, लेकिन पहले ट्रांच में जहां पे भारत को जरूरत है, भारत के पास कोई विकल्प नहीं है या फिर विकल्प है तो यूएस के जैसे ही विकल्प हैं, तो क्यों न पहले चरण के डील के फ्रेमवर्क को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाता हुआ दिखें। शशांक सर, ये कितना व्यवहारिक विकल्प होगा? नहीं, बहुत व्यवहारिक भी है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका में तो कमर्शियल फर्म्स ही वो एग्रीमेंट करती हैं और वो दबाव डाल रही हैं सरकार के ऊपर कि उनको जो मार्केट जहाँ-जहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए अमेरिकन सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का ज़्यादा है। बाकी एनर्जी सेक्टर का है, लेकिन वो एनर्जी वाले चाहते हैं कि उनके चूँकि नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि उसमें बेहतर है कि वो डायरेक्टली डील अगर भारत से हो जाती है तो लॉन्ग टर्म में, तो उनको लगता है कि दैट विल बी मच बेटर। और उसमें भारत जो है फिर क्योंकि अभी आगे का अगर मार्केट खुलने वाला है ईरान से, तो ईरान से अगर सप्लाई शुरू हो जाती है तो भारत को बहुत ज़्यादा वो आसान लगेगी। अभी हम यही देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो चाहे वो ऊँच-नीच चल रही है बीच-बीच में, लेकिन फिर भी अगर ईरान मान जाता है कि इन 60 दिनों में रास्ता खुला रखेगा, तो कम से कम भारत में और एशिया के और देशों में जो मार्केट एक्सेस है इनका ऑयल प्रोडक्ट्स का, वो आसान रहेगा और अमेरिका से फिर हम नेगोशिएशन उसी बेसिस पे कर पाएँगे उनकी कंपनीज़ के साथ में भी। और एग्रीकल्चर का मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार या कोई भी सरकार भारत में उसमें ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे इन्होंने कहा है अभी कौल साहब ने कि इतने 60% के करीब हमारे रूरल मैन पावर उसमें जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है? और उनके लाइफ़स्टाइल का मसला है, उनके फूड सिक्योरिटी का मसला है। हमारे ख्याल से वो अभी नहीं हो सकता और वहाँ पे अमेरिका में या बल्कि यूरोप के और कई देशों में सब कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में है। तो उनको तो कॉर्पोरेट नंबर्स से मतलब है। तो हमारे फार्मर्स जो हैं वो अन्नदाता जो हम कहते हैं, वो अन्नदाता की बजाय वो डेली वेजर्स बन जाएँगे और सब के सब जो है उधार खाते में रहेंगे और जब बीच-बीच में हमारे पास खबरें आती रहेंगी कि साहब इतने लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो वो हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के जिम्मे वो इस तरह के भारत की मौतें जो हैं, वो अमेरिका के सिर पर मढ़ी जाएँ। तो मुझे लगता है शायद यही वजह है कि भारत ने इससे पहले, अमेरिका से पहले यूरोप के साथ डील किया, चाहे ओमान के साथ किया, चाहे यूके के साथ किया, सब जगह इस रेड लाइन पे हमेशा बना रहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अपना मार्केट नहीं खोलेंगे। और ये दरअसल एक इंडिकेशन भी यूएस के लिए है कि देखिए हमने किसी देश के साथ नहीं किया है, तो आप हमसे इस तरह की अपेक्षा ना रखें। मुझे लगता है कि वो भी एक नेगोशिएशन की टेक्टिक होगी कि दबाव डालें एग्रीकल्चर के, लेकिन बाकी चीज़ों पर अपना रिबेट लेकर के हम आगे निकल जाएं। शायद अमेरिका ये भी सोच रहा होगा। क्यों अंजलि मैम? देखिए, अमेरिका एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, जहाँ तक मेरी रीडिंग है। क्योंकि इस सब का अपार्ट फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर हम उसको अलग कर दें, मेन चीज़ इस ट्रेड डील की एग्रीकल्चर है। और इसमें जैसा कि एक हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि उनका वोट बैंक भी इन्वॉल्व्ड है, प्रेसिडेंट ट्रंप का। हमको याद रखना चाहिए कि यूएस बहुत भारी सब्सिडाइजेशन करता है एग्रीकल्चर का। 50% से 215% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडाइज्ड है। क्या इंडिया उसको मैच कर सकता है? क्या हमारा एवरेज फार्म साइज ऑफ 2.5 एकर्स यूएस के लार्ज रैंचेस के बराबर जो उनके फार्म्स होते हैं उनसे मैच कर सकता है? नहीं। उनका जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्शन है जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। अगर आप देखें हमारी जो कॉटन फार्मर्स हैं, मैक्सिमम सुसाइड्स कॉटन में हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेनिक सीड्स यूएस की वजह से यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए और ट्रांसजेनिक सीड्स में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है तो जो हमारे पेस्ट्स हैं उनसे लड़ाई करने की। तो जो बॉलवर्म नाम का पेस्ट है वो हमारी कॉटन क्रॉप्स को अटैक करता है और हमारे कॉटन फार्मर्स सुसाइड करते हैं।
तो ये जो यूएस का जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला एंगल है, ये भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है हर तरह से, हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, एनिमल हेल्थ के लिए भी, और प्लांट हेल्थ के लिए। तो इन सब कारणों से एग्रीकल्चर पे हमको बिल्कुल नो करना होगा। इट इज अ रेड लाइन फॉर अस। ईयू के एफटीए में हमने एग्रीकल्चर नहीं दिया है, तो अब यूएस को हम कैसे दे दें? इन सब इनइक्वालिटीज को देखते हुए हमें याद रखना चाहिए कि जब हम कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, वो रेसिप्रोकल नहीं होता है। चाहे आप मल्टीलैटरल कर रहे हो, चाहे बायलैटरल कर रहे हो, अगर आप इक्वल इकोनॉमीज नहीं है, हम दोनों इक्वल इकोनॉमीज नहीं है, ये ट्रेड डील फेयर एंड इक्विटेबल होनी चाहिए। फेयर एंड रेसिप्रोकल डील का कोई मतलब नहीं होता है। फेयर एंड रेसिप्रोकल, दे आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स। इस तरह नहीं। दूसरी बात जो मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी, हमारे एक को पैनलिस्ट ने मेंशन किया था, ये एफटीए नहीं है। अग्रीड, ये एफटीए नहीं है। एफटीए कैसे नहीं है? अगेन, आप किस टर्म्स में बोल रहे हैं? आप फिर जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ की तरफ। आर्टिकल 24 एफटीए नहीं है ये। लेकिन जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट सो कॉल्ड बनाया गया है, वो भी किसी रूल्स के अंडर नहीं है। क्या हम ये मान के चलें कि उस फ्रेमवर्क का कोई मतलब नहीं है? मेरे हिसाब से उसी फ्रेमवर्क के अंदर ये टॉक्स चलती रहेंगी और हमारे ऊपर वही प्रेशर होगा। हमारे ऊपर रेसिप्रोसिटी का प्रेशर होगा। हमारे ऊपर वो 500 बिलियन डॉलर्स के गुड्स खरीदने का प्रेशर होगा, क्योंकि वो अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं, एटसेट्रा। तो वो जो फ्रेमवर्क है वो मीनिंगलेस नहीं है मेरे हिसाब से। वो इस सारे डिस्कशन मीनिंगलेस को इन्फॉर्म करेगा। इस सारे डिस्कशन का एक रोड मैप वहाँ से निकल कर आएगा, एक डायरेक्शन देगा। वो फ्रेमवर्क आगे चलकर डील का पहला चरण अभी हो या बाद में चलकर हो। लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि रेसिप्रोकल डील नहीं कर सकते हम लोग। इंडिया अमेरिका दोनों एक प्लेटफॉर्म पे, एक लेवल की कंट्री नहीं है। यहाँ पे फेयर आपको डील करने पर फोकस यहाँ पे करना चाहिए। और एक चीज़ और कि एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे भारत ने पहले ही दूसरे देशों के साथ एफटीए करके साफ कर दिया है कि हम वहाँ पे आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, लेकिन यूएस पूरी कोशिश करेगा कि एग्रीकल्चर के लिए दरवाजा खोले। बीच का रास्ता धीरज कौल साहब क्या हो सकता है ट्रंप के चश्मे से देखा जाए तो? शुभमय साहब आपके पास आता हूँ। देखिए, क्विकली एक पॉइंट दूंगा कि आपको मैं कंपैरिजन के लिए नंबर्स देना चाह रहा था। अगर हमारे आप छोटे फार्म्स देखें, वो बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब उसमें जैसे मेरा फार्म है 50 एकड़ का, आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट, किसी को सब्सिडी में दे दिया, मुझे भी $7,000 प्रति ईयर मिलेगा। कैन यू हियर मी? और जो रियल बड़े फार्म्स हैं वो तकरीबन 20,000 से $80,000 सब्सिडी में मिलते हैं, और 60% फार्म की जो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो अगर आप प्रॉपर इसका सेक्टर देखें तो तकरीबन $44 बिलियन की सब्सिडीज फार्मर्स को मिलनी इस साल 2026 के लिए एंटिसिपेटेड है। और एक औसतन फार्मर जो है 466 एकड़ रखता है जमीन, अगर आप पकड़े जो रियल फार्मर्स हैं, और उसके कंपैरिजन में भारत 3.5 एकड़ है। अगर आप नंबर्स देखें 2026 के, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता, जैसे मैम ने बताया और उनसे पहले पैनलिस्ट ने बताया। तो ये तो इंडस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और वोटर बैंक रूरल एरिया से आता है। इट्स अ सुसाइडल मूव फॉर एनी गवर्नमेंट। जो सवाल आप पूछ रहे थे कि मुझे लगता है ये इसको कुछ स्टेप्स में ब्रेक करना पड़ेगा। हमारी भी कंपल्शंस हैं यूएस की, और अभी जैसे आपने ऑयल पे बात करी, अगर ईरानियन ऑयल खुल जाता है तो अभी फिलहाल ब्रंट क्रूड के अगर आप फ्यूचर्स देखें तो $75 to $80 प्रति बैरल है। ईरानियन ऑयल खुलने के बाद मुझे लगता है न्यू नंबर्स बिटवीन $67 and $75 प्रति बैरल आएगा, जो ग्रोथ इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन है। हमें भी उसकी बहुत जरूरत है। हमारे पंप्स के ऊपर भी अभी भी तकरीबन 30% ऑयल प्राइसेस आर अप। इंडिया में उतना नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन मुझे लगता है इसको ब्रेक करना पड़ेगा इन्हें फेजेस के अंदर, क्योंकि इंडिया ने बहुत पॉइंट्स पे क्लियरली बोला है रेड लाइन इज एग्री एंड फार्मा, और वो वेरी मच अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जो आईटी सेक्टर का पुश है वो काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि आज की डेट में अगर आप तो फाइनेंस चैनल आप देखें तो दुनिया भर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं
वो एक तो वियतनाम में बहुत पैसा पोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ स्टोरी, और सेकंडली यूएस में पैसा खींच के आ रहा है इन्वॉल्वमेंट। अभी रिसेंटली भारत ने भी लोन लिया है ताकि डॉलर्स भारत में बढ़े, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, वरना ये स्टेलमेट में फंस जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे मिड टर्म नवंबर में आ रहे हैं उसके लिए गुड न्यूज़ का एक बुके ट्रंप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हरमूज पे क्या हुआ हमारे सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में, मैं कैलिफोर्निया में हूँ, यहाँ पे वोटर बार बार यही सवाल पूछ रहा है, और अब मागा वोटर बैंक में जो उनका 100% सपोर्ट था, आज से कुछ हफ्ते पहले हमने आप ही के शो पे बताया था वो 80% है। अब जो लेटेस्ट आ रहा है वो 72% के करीब उनका हार्डकोर वोटर बैंक रह चुका है, स्विंग वोटर्स निकल चुके हैं। तो उनको एक गुड न्यूज देनी ही पड़ेगी ट्रेड डील्स की। और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ की इंडस्ट्री जो एआई के अंदर हम लोग एक नेक्स्ट लेग रखना चाहते हैं, उसमें भारत के बगैर उसको प्रॉपरली एनकैश करना मुझे बहुत मुश्किल दिख रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इस ट्रेड डील में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो H1B पे भी लेवरेज कुछ हद तक भारतीय मूल के लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि वो एक बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। क्योंकि मैं सिलिकॉन वैली में बैठा हूं, मेरे बहुत मित्र फाउंडर्स हैं, बहुत सारे मित्र एआई के स्टार्टअप्स के अंदर हैं। 60% मैन फोर्स अगर आज आप उठा के देख लीजिए सिलिकॉन वैली की, वो भारतीय मूल के लोग हैं जो भारत से आए हैं पढ़कर। आज की डेट में अगर आप उठाएंगे आईआईटी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के आए हुए हैं जो स्टार्टअप वर्ल्ड में, अगर वैसे देखें तो 35% के करीब है। और फिजिशियन हर चौथा, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, हर चौथा भारतीय मूल का बंदा है। तो कहीं ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज भारत और यूएस के जो तनाव थे उसके अंदर मुझे लग रहा है यहाँ से जो पुश आ रहा है वो आपको दिखेगा। और ये मत भूलिए कि कैलिफोर्निया स्टेट जो कि बिल्कुल डेमोक्रेट रही है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी का एक नया चेहरा खिल के बाहर आ रहा है। उसको भी पॉजिटिव न्यूज अपने वोटर्स बैंक को देनी पड़ेगी जो बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं रिपब्लिकन कोर पार्टी का प्रेशर भी दिख रहा है ट्रंप के ऊपर इस ट्रेड डील को पुश करने के लिए, जिसमें एग्री सेक्टर के भी लोग हैं लेकिन दूसरे सेक्टर के भी लोग हैं। और कैलिफोर्निया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भी पुश कर रहा है कि भारत के बगैर हम चाइना को बीट नहीं कर पाएंगे, जो ऑलरेडी 19-20 का फर्क रोबोटिक्स में रह गया है, और एलएलएम के अंदर तकरीबन 17 to 20 का डिफरेंट रह चुका है जो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं। तो अमेरिका नीड्स इंडिया टू विन द एआई रेस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बिल्कुल आपकी बात जो धीरज कौल साहब, काश डोनाल्ड ट्रंप भी समझ जाते। मैं तो थोड़ा सा, चूंकि 1 महीने से दो महीने से इनफैक्ट हम लोग यूएस ईरान वॉर को देख रहे थे, तो आखिर समय तक ऐसा लगा कि ट्रंप चाहते थे किसी भी तरीके से इस वॉर से छुटकारा मिले। हम कूद तो गए हैं इस वॉर में, लेकिन हमें इस युद्ध से बाहर निकलना है, जैसे तैसे करके निकल जाना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो टैरिफ वॉर उन्होंने छेड़ा था आने के साथ ही, वो अब चाहते हैं टैरिफ वॉर से भी कैसे तैसे निकल जाए, क्योंकि आखिर खामियाजा हमें अपने कंस्टिट्यूंसी को हो रहा है। और नवंबर में जब जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में, तो वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी बेचैनी है। आप देखिए कि फरवरी में फ्रेमवर्क अनाउंस होने के बाद 3 बार बातचीत हो चुकी है यहाँ पे, दोनों देशों के बीच 2 बार लगातार आ चुके हैं। यूएसटीआर इस बार यहाँ पर आए। एक पॉइंट देना चाहूंगा क्विकली कि यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे जो रिपब्लिकन, ओहायो आप पकड़ लीजिए, जॉर्जिया अलग अलग स्टेट्स को उठा लीजिए, वहां पर भी जो हमारे वोटर्स हैं उनको रिपब्लिकन पार्टी ये वॉर, ईरान वॉर, हमारी वॉर के नाम पे नहीं बेच पाई। मागा वोटर बैंक भी आज बोल रहा है कि ये इजराइल की वॉर है और इसको रोकना पड़ेगा और लीश हमें नेतन्याहू पे डालनी पड़ेगी। अब वो आवाजें उठ खड़ी आ रही हैं। उसको पहले एंटी सेमिटिज्म के नाम पे दबाया जा रहा था, लेकिन अब इवन जूइश लॉबी के लोग उठ के यहाँ से बोल रहे हैं कि हमारे बिजनेसेस पे नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे को भी बहुत फाइनेंशियल नुकसान, हर हाउस होल्ड को सर अमेरिका के हर हाउस को $3,500 का नुकसान हुआ है इस वॉर पे, हर एवरी सिंगल हाउस होल्ड। डायरेक्ट नंबर से वही मैं कह रहा हूं, वॉर पे हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वॉर से उनके कंस्टिट्यूएंसी को नुकसान हुआ, किसी भी तरीके से वॉर से निकलने की कोशिश ट्रंप ने किया, शायद वैसा ही कुछ हालत ट्रंप का टैरिफ वॉर में हो गया। शुभमय साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, लेकिन मेरा आशंका ये है कि ट्रंप हमेशा, और अगर इस टर्म में जो सही नॉर्मल दिशा है उससे हटकर चलने की कोशिश करते हैं। और जैसा आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी, मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है ट्रंप ईरान वॉर से, तो वो टैरिफ वॉर से उसका भरपाई करने की कोशिश करेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, इसमें उनको एक मेजर अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर ईरान वॉर अगर मेजर अचीवमेंट हिसाब से अगर नहीं दिखा पाए तो डेफिनेटली टैरिफ वॉर को दिखाना चाहेंगे। और ये दिखाने के चक्कर में देश में अराजकता होगा,
अमेरिका 60,000 पर कैपिटा इनकम है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया जैसे बहुत सारे देशों का जो एक स्टैंडर्ड बिजनेस रिलेशनशिप है, उस पर उनका इफेक्ट आता है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत में अभी टैरिफ को हैंडल करने की इतनी क्षमता भारत ने दिखाई है कि इस साल सरप्राइजिंगली हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही रोबस्ट रहे हैं। हमारे बाकी जितने सारे इफेक्ट्स थे वो भी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आया है। इसलिए और इफेक्ट ये रहेगा कि इंडियन गुड्स टारगेटिंग द अमेरिकन मार्केट्स, उनकी सीमाएं और कम होंगी, वो दूसरे मार्केट की तरफ जरूर बढ़ेंगे। और ये कैसे होगा? दिस इज नॉट ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस में ये चेंज आ रहा है, आ गया है। बहुत सारे कंपनीज उसी तरह से देख रहे हैं कि हम दूसरे मार्केट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो स्टेबल हैं, वहां पे हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन सही रहेंगे। यूएस मार्केट की तरफ वो अटेंशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो ओपन मार्केट था। उस ओपन मार्केट को ट्रंप ने मोटा मोटी पूरी तरह से क्लोज मार्केट कर दिए हैं। जी।